तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इरफान पोंगबो से मिलने के लिए किंग वांग के साथ शियानियान वैली पहुंच गया, लेकिन तभी याओगोंग होली लैंड और जी फैमिली इस वैली पर अटैक कर देते हैं। वो लोग किंग वांग को मारना चाहते थे और ग्रैनी जी हुई इरफान के खून की प्यासी थी। इरफान उसके हमलों से बचने के लिए सीधे फायर डोमेन में पहुंच गया, जहाँ पर याओगोंग होली लैंड की जी शी उसे गाइड करते हुए एक टेलीपोर्टेशन मॉन्यूमेंट के पास पहुंचा देती है। लेकिन ग्रैनी हुई ने वहां आकर उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करते हुए इरफान को सीधे फायर डोमेन में फेंक दिया, जहां पर इरफान वर्ड का यूज करते हुए सीधे छठी लेवल पर पहुंच गया। मगर अब वो सोर्सलेस पर्पल फ्लेम्स में घिर चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फायर डोमेन का सीन दिखाया गया, जो कि काफी तेजी के साथ भड़क उठी। वहीं पर इरफान छठी लेवल पर अटका हुआ था। वहां मौजूद फ्लेम्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो इरफान ने खुद को बचाने के लिए एक शील्ड फॉर्म कर ली। इधर जी हुई बता रही थी कि शायद इरफान छठी लेवल पर पहुंच चुका है, जिस पर दूसरा एल्डर कहने लगा कि एल्डर टाइशंग इसी आग में घिर गया था। तब से वो कहाँ पर है इसका किसी को कोई पता नहीं चला। शायद टाइशंग भी छठी लेवल पर ट्रैप होते साथ ही मारा गया। मगर जी हुई वहाँ से वापस मुड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मैं पूरे 7 दिन यहीं पर इरफान का इंतजार करूंगी। अगर वो 7 दिनों तक भी ऊपर नहीं आया तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि इरफान मर चुका है। मैं उस कमीने पर कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती हूँ। और अब हमें छठी लेवल का भयानक नजारा दिखाया गया। इरफान पूरी तरह से उस फायर में घिरा हुआ था। उसके पास जो होली वाटर था, इरफान ने उसे पूरी तरह से खाली करके कंटेनर को दूर फेंक दिया। वो कह रहा था कि ब्लैक एंड येलो ची पावर ढेर सारे डिवाइन एसेंस को कंज्यूम करती है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पर्पल फ्लेम्स के पहला मैं डिवाइन पावर के एग्जॉशन की वजह से ही मारा जाऊंगा। और तभी उसकी नजर पड़ी कंटेनर पर, जिसपे तो इन फ्लेम्स का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जो देख इरफान समझ गया था कि जरूर से इस बोतल के अंदर कोई मिस्टिकल ऑब्जेक्ट होगा। दरअसल उसके अंदर इरफान का बोधी बीड है। तो इरफान ने उसी को होल्ड कर लिया, जिसकी पावर उन फ्लेम से उसे प्रोटेक्ट करने लगी। इरफान ने सोचा कि यहाँ पर काफी प्योर फ्लेम्स अवेलेबल हैं, तो क्यों ना इन फ्लेम्स की मदद से मैं अपनी फर्नेस को रिफाइन करूं। इसलिए इरफान ने बोधी बीड के जरिए उन फ्लेम्स को अपने सी ऑफ सफरिंग में एंटर करवा लिया। और अब यहाँ पर वो अपनी फर्नेस को ब्लैक एंड येलो ची पावर और उन फ्लेम के साथ टेम्पर करने लगता है। वो उन फ्लेम से कह रहा था कि पहला तो तुम मुझे मारना चाहती थी, मगर अब तुम्हें मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ेगा। और तभी इस रिफाइनिंग के प्रोसेस में पर्पल फ्लेम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हालांकि इरफान की ग्रीन कॉपर ने तुरंत ही उन्हें काबू कर लिया। इधर 5वीं लेयर पर जी फैमिली अभी भी इरफान का इंतजार कर रही है, मगर इरफान को तो टाइम का कोई अंदाजा ही नहीं लगा। उसने अपनी फर्नेस को पर्पल फ्लेम की मदद से रिफाइन कर लिया। वेल ये है फर्नेस ऑफ द एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। ये फर्नेस आगे चलकर एक सेल्फ डिफेंसिव ट्रेजर भी बन सकती है। साथ ही इरफान ने कई दिनों तक कल्टीवेट किया था, जिसके चलते उसे अपने सामने डिवाइन ब्रिज नजर आया, जो कि उसकी फिलहाल की कल्टीवेशन लेवल है। अगर वो इसे पार कर ले तो परामिता लेवल पर पहुंच जाएगा। तो इरफान ने तुरंत ही उस ब्रिज को क्रॉस करना शुरू कर दिया, मगर उसने देखा कि वो स्टेप अचानक से ही कोलैप्स हो रही। तो भागते हुए परामिता के गेट को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ जी हुई 7 दिनों के बाद घर वापस आकर जियो को बताने लगी कि इरफान की बॉडी और सोल दोनों भी जलकर राख हो चुके हैं। फायर डोमेन से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता, इतने दिनों तक तो बिल्कुल नहीं। मगर जी उससे बिना कोई बात करे वहाँ से निकल पड़ी। वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी कि इरफान मर चुका है, इसलिए वो सीधे फायर डोमेन के 5वीं लेवल पर पहुंच जाती है। वो वहीं से इरफान को आवाजें दे रही थी। वो उससे कहती कि मैं जानती हूँ तुम जिंदा हो, मगर वहाँ पर फायर बार बार इरप्ट होने लगी। इसलिए जियो ने फैसला लिया कि वो इरफान को लाने के लिए छठी लेवल पर जाएगी। हालांकि वो उस लेवल पर कूद सके इससे पहले युनफे ने उसे रोक दिया। वो उसे गुस्से में बता रहा था कि तुम्हारी कल्टीवेशन लो है, अगर तुमने इस आग में छलांग लगा दी तो तुम मारी जाओगी, और इरफान तो ऑलरेडी मर चुका है। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? तो जियो से कहती कि मेरा जेड पेंडेंट अभी भी ग्लो कर रहा, इसका आधा हिस्सा इरफान के पास था। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अभी भी जिंदा है। तो युनफे उसे समझाने लगा कि पेंडेंट एक आर्टिफैक्ट है, ये पर्पल फ्लेम को रेजिस्ट कर सकता, लेकिन इरफान तो फ्लेश एंड ब्लड से बना है, वो इस भयानक पावर में कभी जिंदा नहीं बच पाएगा। तो प्लीज मेरे साथ वापस चलो। वही दूसरी तरफ इरफान को भी जियो के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। जियो ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा
हमेशा इरफान को ढूंढ लेगी। और उतने में ही हम उस मास्क वाले बंदे को देख पाते हैं जिसने माउंटेन में भी इरफान को कैप्चर करने की कोशिश की थी। वो बंदा इरफान को ट्रेस करते हुए छठे लेवल पर पहुंच गया था। उसने वहां आते साथ ही अपने पगोड़ा से उसे सप्रेस करना शुरू कर दिया और उसके ऐसा करने से जियो का पेंडेंट भी रिएक्ट करने लगा, जिससे तो जियो और भी ज्यादा पैनिक हो गई। वो अब छठे लेवल पर जाना चाहती थी मगर युनफे उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वही दूसरी तरफ उस मास्क वाले बंदे ने अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करके इरफान को अपने पगोड़ा के नीचे दबा दिया, जिसके चलते जियो का पगोड़ा भी शटर हो जाता है। अब ये देखते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा रोने लगी। वो कह रही थी कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इरफान ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, तो वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है। वही दूसरी तरफ इरफान को पुरानी बातें याद आ रही थी। सबने उसे यही बताया कि वो कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, साथ ही उसे अपने दोस्त को भी ढूंढना था। और उतने में इरफान को ग्रीन लोटस की पावर महसूस हुई। उसे तो पहले समझ नहीं आया कि ग्रीन लोटस उसके पास कहां से आया, मगर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये तो उसके व्हील ऑफ लाइफ का एवोल्यूशन है। साथ ही इरफान ने जब अपनी आंखें खोली तब वो परामिता किंगडम के सामने पहुंच गया था। एक गेट उसे तब नजर आया जब वो खुद को भूल चुका था। ऑब्सेशन को छोड़कर खुद को ऑब्जर्व करने से ही परामिता उसके सामने अपीयर हो गई। सो गाइस, ये है व्हील एंड सी रेल्म के आखिरी लेवल परामिता, जिस पर आज इरफान ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। जब आगे चलकर वो परामिता को क्रॉस करेगा तब वो सेकंड रेल्म यानी कि डाओ पैलेस रेल्म पर कदम रखेगा, मगर वहां पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। इधर वो मास्क वाला बंदा तो ये देखकर ही हैरान था कि इरफान ने उसके पगोड़ा को ऊपर उठा लिया है। साथ ही उसकी बॉडी पर ब्लैक एंड येलो ची पावर की मदर एनर्जी ने डाओ पैटर्न्स फॉर्म किए थे और अब वो उस बंदे पर अटैक करना शुरू कर देता है। इन दोनों में काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें इरफान ने पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित करते हुए इस बंदे की तगड़ी धुलाई लगा दी। वो बंदा जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कह रहा था कि तुम्हारी होली बॉडी तो वाकई अमेजिंग है। और अब वो अपनी एनर्जी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए इरफान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसने इरफान को अपने स्ट्रिंग्स में जकड़कर कैद कर दिया था, मगर वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका है। इरफान उससे कह रहा था कि तू मुझे मारने की खातिर खुद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, आखिर तू है कौन। तब तक उस बंदे का मास्क भी उतर गया था और अब वो इरफान की बॉडी में अपनी एनर्जी को ऐड करने लगा। उसके ऐसा करने से उस बंदे की सारी मेमोरीज को इरफान देख पा रहा था। वेल, इस बंदे ने कई सारे लोगों की जाने ली है, मगर अफसोस की बात तो ये थी कि इरफान उसके मास्टर का चेहरा नहीं देख पाता। इधर वो बंदा कह रहा था कि तेरी होली बॉडी वाकई अमेजिंग है, मैं अभी भी तुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और फाइनली उस बंदे की मौत हो गई। वही दूसरी तरफ जियो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इरफान की मौत हो गई। और उतने में इरफान सीधे 5वीं लेवल पर जंप लगा देता है। युनफे को वहां देख इरफान को उस पर शक हो रहा था कि कहीं युनफे उस मास्क वाले बंदे का मास्टर होगा, लेकिन इरफान यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं था। वहीं पर युनफे उससे कहने लगा कि ये जगह थोड़ी देर में कोलैप्स हो जाएगी, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ। जिसके बाद युनफे वहाँ से रवाना हो गया और फाइनली इरफान ने भी चैन की सांस ली। साथ ही जियो से कह रही थी कि मैं जानती थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। तो इरफान उसे बताने लगा कि मैं नॉर्दर्न रीजन में जाने वाला हूँ, वहाँ की जर्नी आसान नहीं होगी, हो सकता है कि मैं तुम्हें सेफ न रख पाऊँ। तो जियो से कह रही थी कि तुम अपना देखो, क्या पता कि तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ जाए। जो सुनकर इरफान को हंसी आ रही थी। वो कहता है ठीक है, तो आज के बाद हम दोनों एक साथ ही ट्रैवल करेंगे। अभी सुनते साथ ही जियो तो काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन इरफान ने उसे बेहोश करके जी फैमिली के इलाके में छोड़ दिया, क्योंकि उसका सफर मुश्किलों से भरा होगा और वो जियो की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब अगले सीन में हम युनफे को देख पाते जो कि अपने जी तर की प्रैक्टिस कर रहा था कि उतने में उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। साथ ही वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी और फिर युनफे को किसी बंदे की आवाज आई। वो कहता है कि तूने इरफान को जिंदा छोड़ दिया, तू अपने मिशन में फेल हो गया। जिस पर युनफे बता रहा था कि इरफान के पास होली बॉडी और ब्लैक एंड येलो जी पावर की एनर्जी है, वो बंदा आगे चलकर इस पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा और उस वक्त तो हमारे भी पीछे आएगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करते हुए कहने लगा कि मेरे फैसले तुम कब से लेने लगे। तो युनफे ने उससे वादा किया कि वो जल्दी इस बंदे का काफी बड़ा फायदा करेगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि कभी अपने वादे को मत भूलना, तुम मेरे गुलाम हो। अब युनफे का इस बंदे के साथ क्या कनेक्शन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। जी फैमिली ने इरफान को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले पर 1000 पावर सोर्स का इनाम रखा था। साथ ही जगह जगह पर उसके अजीबोगरीब स्केचेस लगवाए जा रहे थे। वैले इलाका
इलाका था शाओ याओ सेक्ट का। इन सभी लोगों को बताया जाता है कि एफान एक कोल्ड ब्लडेड किलर है। उसने जी फैमिली के न जाने कितने सारे एल्डर्स को मार दिया और तभी एफान भी एक नकाब और हैट पहनकर शाओ याओ सेक्ट में पहुंच जाता है। दरअसल वो यहाँ के पोर्टल का यूज करने वाला था, मगर अब यहाँ के रूल्स बदल चुके हैं। जिसके पास पावर क्रिस्टल होगा बस वही पोर्टल का यूज कर सकता। और उतने में ही एक एल्डर से एफान की मुलाकात हो गई। वो कह रहा था, बच्चे शायद तुम यहाँ से ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा कि तुम्हारे पास कोई पावर सोर्स नहीं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम्हारे पास कोई आर्टिफैक्ट होगा तो उसे एक्सचेंज करके मैं तुम्हें एक पावर क्रिस्टल दिला सकता हूँ। तो एफान भी उसे फॉलो करते हुए केव में पहुँच गया, मगर उस बंदे ने केव में जाते साथ ही एफान को एक चेम्बर में बंद कर दिया था और अब वहाँ पर उस बुढ़े के साथ ही एफान को लूटने पहुँच गए। वैसे तो लूटने ये लोग आए थे, लेकिन एफान ने उनकी धुलाई करते हुए उन्हें लूट लिया और यहाँ से उसे पावर क्रिस्टल हासिल हो चुका था, जिसका यूज करके एफान सीधे डोमेन गेट के पास पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ मौजूद एक बंदे ने एफान को पहचान लिया था, इसलिए वो तुरंत ही सबको बताने लगा कि इसी बंदे की जी फैमिली को तलाश है, जल्दी से इसे कूटने में मेरी मदद करो और फिर हम सारा इनाम आपस में बांट लेंगे। एफान को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपना होलिया बदलने के बावजूद भी ये लोग उसे पहचान कैसे पाए और फिर के यहाँ पर इन लोगों के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया और इसी के चक्कर में डोमेन गेट में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उस गेट ने इन सभी को अपने अंदर खींच लिया। एफान को जाना था कहीं और, मगर वो किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। दरअसल वो दोबारा से सदर्न कॉन्टिनेंट में ही वापस आ गया था और तभी जी फैमिली का हाइयो उसके सामने आ गया। वो एफान से पूछ रहा था कि बता, क्या तूने मुझे पहचाना? जिस पर एफान कहता है, ये तो ज्यादती है, अब क्या मैं हर आने जाने वाले का नाम याद रखूंगा? तो बंदा बड़े स्टाइल के साथ उससे कहने लगा कि चल मैं तुझे याद दिलाता हूँ, मैं हूँ जी फैमिली का नंबर 1 टैलेंट, इस डोंगहुआंग कॉन्टिनेंट का होने वाला एम्परर। मैं हूँ राजा जो इस दुनिया को फ्रीज कर सकता। मैं हूँ जी हाय और आज मैं यहाँ आया हूँ तुझे सबक सिखाने, क्योंकि तूने मेरी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को चुराया है। अब एफान तो ये देखने के लिए बेताब था कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इधर जी हाय तो काफी देर से अपनी पावर को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था और वहीं पर एफान इंतजार करता है कि पता नहीं ये बंदा कब मुझ पर अटैक करेगा, लेकिन काफी देर तक जी हाय ने उस पर कोई हमला नहीं किया। जो देख एफान कहता है, देख यार, अगर तुझे अटैक नहीं करना है तो फिर मैं तेरे साथ नहीं खेलने वाला। और उतने में जी हाय उस पर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर देता है, जिससे एफान काफी पीछे पुश हो गया। मगर तभी याओगोंग होली लैंड की याओशी वहाँ पर पहुँच गई। उसने आते साथ ही एफान के सामने एक शील्ड फॉर्म कर ली ताकि जी हाय का अटैक उसे हर्ट न कर सके। इधर जी हाय उस फेरी को बता रहा था कि ये बंदा मेरा शिकार है, इसलिए तुम बीच में मत आओ। मगर ना ही वो बंदी उसकी बातों पर ध्यान दे रही थी और ना ही एफान। उन दोनों ने जी हाय को पूरी तरह से इग्नोर मारा। एफान फेरी याओशी से कहने लगा कि उस दिन हम दोनों के दरमियान एक डील हुई थी, जिसके मुताबिक तुम मुझे फायर डोमेन से बाहर निकालोगी और उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ याओगोंग होली लैंड आने वाला था, लेकिन तुम मुझे फायर डोमेन से बचाने में फेल हो गई और इसी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। इधर जी हाय को इन दोनों पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये दोनों उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। उतने में याओशी ने अपनी एनर्जी के एक ही अटैक में उस बंदे को सीधे आसमान की सैर करने भिजवा दिया। अब एफान याओशी से कहने लगा कि फेरी तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? जिस पर वो बंदी कह रही थी कि तुम्हारे पास काफी स्पेशल बॉडी है और इसी वजह से मुझे तो नहीं लेकिन मेरे क्लैन को तुमसे प्यार हो गया। वो चाहते हैं कि तुम हमारे क्लैन के मेंबर बन जाओ। देखो, हमें ज्वाइन करने से तुम्हारा भी फायदा होगा। नॉर्दर्न रीजन में हमारी ढेर सारी माइन है, वहाँ से निकलने वाले पावर सोर्सेस हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन में भी हेल्प हो सकती है। मगर फिर भी एफान ने उसके साथ जाने से मना किया। वो कहता है कि तुम्हारे पावर क्रिस्टल्स तुम्हें मुबारक, मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। हालांकि फेरी याओशी ने तुरंत ही उसे अपनी एनर्जी में जकड़ लिया। साथ ही वो एफान के सी ऑफ सफरिंग में एक मून पैलेस को एस्टेब्लिश कर देती है, जिससे एफान का सी ऑफ सफरिंग पूरी तरह से सील हो चुका था, यानी कि अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को समन नहीं कर पाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि एफान की डिवाइन पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी। एफान तो उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर याओशी को भी टेंशन आ रहा था क्योंकि वो जानती है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, ये किसी भी ट्रिक का यूज करके मुझे चकमा देगा। और उतने में एफान उससे कहने लगा कि जी हाय तो दोबारा वापस क्यों आया। अब ये सुनकर फेरी याओशी भी उसी डायरेक्शन में देखने लगी और जब उसने पलट के वापस देखा तब तक एफान वहाँ से गायब हो चुका था। इसलिए वो बंदी अपनी पावर का यूज करते हुए गॉडेस ऑफ वॉर को समन कर लेती है। दरअसल याओशी डाओ पैलेस realm
की कल्टीवेटर थी, इसलिए ऐसा फॉर्म बनाना उसके लिए काफी ज्यादा आसान है। और अब उस फॉर्म ने एफान पर अटैक करना शुरू कर दिए। एफान की पावर तो सील्ड हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी बची कुछ एनर्जी का यूज करते उस फॉर्म के अटैक से खुद को बचाने लगा। मगर गॉडेस ऑफ वॉर का फीमेल फॉर्म उस पर पूरी तरह से भारी पड़ जाता है। वो बंदी कह रही थी कि चुपचाप से मेरे साथ चलो, और उतने में एफान सीधे याओशी के पास वापस आ गया। वेल बंदी अपनी माइंड पावर का यूज करके उस फॉर्म को कंट्रोल कर रही थी, तो एफान बस उसे डिस्टर्ब करना चाहता है ताकि ये फॉर्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन उस बंदी की गोल्डन फोर्ट्रेस की शील्ड को ब्रेक किया नहीं जा सकता। ये शील्ड तो बस याओगोंग क्लैन के वेपन से ही ब्रेक हो सकती है। तो एफान ने उस वॉर गॉड को चकमा देते हुए उसकी तलवार उसी के सिर पर हिट करवा दी, जिससे वो फॉर्म नीचे गिर जाता है। और फिर एफान ने तुरंत ही उस सोड को छीनकर याओशी की शील्ड पर अटैक कर दिया, जिससे वो शील्ड ब्रेक तो हो गई, लेकिन तब तक वो गॉडेस वाला फॉर्म दोबारा से उठ जाता है। तो एफान उसे रोकने के लिए याओशी के कपड़े फाड़ने लगा। अब इससे तो गॉडेस काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी एफान तू आखिर मेरे साथ करना क्या चाहता, जिस पर एफान कह रहा था कि फिर याओशी इतनी ज्यादा सुंदर है कि मैं उसे अब अंदर बाहर देखना चाहता हूँ। अभी सारी बातें सुनकर ही वो और गॉडेस काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगी। अब इससे पहले कि वो एफान पर अटैक कर पाई, एफान ने याओशी का टॉप भी फाड़ दिया। भले ही उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी, लेकिन याओशी ने गुस्से में आकर उस पर इतना जोरदार पंच हिट किया कि एफान सीधे हवा में उड़ते हुए एक पोर्टल में जा गिरा। वो तो बेहोशी की हालत में एक समंदर में पहुंच गया था, जहाँ पर कुछ बोट वाले लोग उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन एफान की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि याओशी से पीछा छुड़वाने के बाद वो सीधे बैंडिट्स के कब्जे में चला गया। अब अगले ही दिन जैसे एफान को होश आया, तब उसने देखा कि वो तो इन लोगों का बंदी बन चुका है। याओशी ने उसके सी ऑफ सफरिंग को सील किया था, जिसके चलते अब एफान के पास इतनी भी पावर नहीं थी कि वो खुद को बचा सके। और फिर क्या उन बैंडिट्स ने भी एफान को पैसों की खातिर बेच दिया। अब एफान को एक कैरेज में भरकर एक जगह पर लाया जाता है। दरअसल ये माइनिंग का इलाका था, साथ ही वहाँ पर एक पोर्टल भी मौजूद है। और उन लोगों के कपड़ों से ही एफान को पता चल गया था कि ये लोग याओगोंग होली लैंड से बिलोंग करते। तभी होली फैमिली का एक बंदा बताने लगा कि हमारे माइन में लोगों की जरूरत है, अगर आप लोग हमारी हेल्प करो तो ढेर सारी पावर सोर्सेस, एलिक्सर, सोना चांदी कमा सकते हो। अब ये सुनकर वो सभी लोग उस पोर्टल में दाखिल होने लगे। एफान को भी लग रहा था कि नॉर्दर्न रीजन में रहना ही उसके लिए सेफ होगा, तो भी पोर्टल में एंटर करता है। और इस तरह से ये लोग एक केव में पहुंच गए। दरअसल ये थी याओगोंग क्लैन की सोर्स माइन। मतलब एफान जिस फैमिली से बच रहा था वो उन्हीं के माइन में पहुंच चुका है। उसने देखा कि याओगोंग क्लैन के लोग तो इन मासूम मजदूरों पर काफी ज्यादा जुल्म करते, इन मॉर्टल से जबरदस्ती माइनिंग करवाई जा रही थी, और जो भी बंदा यहाँ पर आएगा वो मरते दम तक माइनिंग करेगा। इन्हें आजादी नहीं मिल सकती और यही यहाँ का कानून है। साथ ही जिस भी बंदे ने क्रिस्टल चुराए उसे ब्रूटली मारा जाता था। एफान तुरंत ही समझ जाता है कि वो एक प्रिजन में कैद हो चुका, और यहाँ तो अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि याओशी ने मून पैलेस का यूज करके उसकी सारी पावर को सील्ड कर दिया था। सब एफान ने भी माइनिंग करना शुरू कर दी। यहाँ पर उसकी लाओ नाम के बंदे से मुलाकात हुई थी, जिसे बातें करना काफी ज्यादा पसंद है। तो बातों ही बातों में एफान को यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वो कह रहा था कि जमीन के अंदर भी ग्रेट फैमिलीज ने अपना हिस्सा बांट लिया, तो फिलहाल याओ फैमिली के माइन में हम लोग गुलाम हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता कि ये माइन हॉन्टेड है, यहाँ पर न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए। हालांकि एफान को पता था कि इस हॉन्टिंग के पीछे कोई न कोई लॉजिकल रीजन जरूर होगा। सो अब रात के समय एफान उसके पास जो सोर्स था उसे निकाल लेता है। वो इसी की पावर का यूज करते हुए याओशी के मून पैलेस को हटाना चाहता था, और फिर उसने इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मून पैलेस पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। उसके 2 या 3 पंचेस के साथ ही वो पैलेस पूरी तरह से ब्रेक हो गया था। लेकिन तब तक लाओ ने उसे कल्टीवेट करते हुए देख लिया। दरअसल इस माइन में कल्टीवेटर्स का आना अलाउड नहीं था, तो एफान उसे धमकी देता है कि अगर तुमने गलती से भी किसी के सामने जिक्र किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उतने में इन सभी को बाहर बुलाया जाता है, और अब इनमें से कुछ बंदों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें एफान भी शामिल था। जिसके बाद इन सभी को एक केव के हिस्से में ले जाया जाता है। याओगोंग फैमिली का बंदा सबको बता रहा था कि माइनिंग के इस हिस्से की ऑरा अलग है, शायद यहाँ कोई डिफरेंट किस्म का क्रिस्टल होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि तुम अंदर जाके उस क्रिस्टल को ढूंढ निकालो और बदले में तुम्हें ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा। सो इस तरह से एफान केव के उस मिस्टीरियस हिस्से में पहुंच गया। वो सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, साथ ही वहाँ पर ब्लड एसेंस भी फैला हुआ था, जो देखकर ये लोग पैनिक हो गए। और अब वहाँ से काफी दूर आने के बाद इन्होंने देखा कि माइन में काम करने वाला बंदा जो एक लंबे अरसे से गायब था, वो एक्चुअली यहाँ पर एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। इतना ही नहीं, वहाँ पर और भी कई सारे मॉर्टल्स एक बॉल की शेप में चिपकते हुए इनके
पीछे रोल होने लगते हैं। तो इरफान लाओ को लेकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। सभी माइनर्स काफी ज्यादा डर गए थे। तो इरफान उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर माइन में जितने भी लोग मरे हैं वो सबके सब एक ईवल स्पिरिट में बदल चुके थे। तो इरफान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए, लेकिन वो ईवल स्पिरिट तादाद में ज्यादा थे, जिसके चलते इरफान के साथ जितने भी लोग आए थे वो सबके सब उनका शिकार बनते गए। साथ ही इरफान को वहाँ पर एक जायंट ईवल क्रिस्टल भी मिल चुका था। इसी के ऑरा से मॉर्टल ईवल स्पिरिट में तब्दील हो गए। इतना ही नहीं, इरफान का दोस्त लाओ भी उस मियाज़मा से बच नहीं पाया। वो भी एक ईवल में बदलकर इरफान पर ही अटैक करने लगता है। तो इरफान को मजबूर होकर उसे भी मारना पड़ गया। उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो इन मासूम लोगों को बचाने में नाकाम रहा। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि इरफान ने उस सोर्स का लोकेशन या फैमिली के साथ शेयर किया, तो वो लोग उस ईवल सोर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट इस सोर्स को चेक करने के लिए उन्होंने अपने सुप्रीम एल्डर को भी माइन में आने की रिक्वेस्ट की थी। और तभी एल्डर ली इरफान से कहने लगा कि तुम्हारे साथ जितने भी लोग आए थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं, मगर तुम अकेले जिंदा बच गए। मैंने तो तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए था, मगर क्या करूँ, तुम एक कल्टीवेटर हो। और इतना कहते साथ ही ली ने इरफान पर अटैक करते हुए उसे फॉर्मेशन के नीचे सप्रेस करने की कोशिश की। हालांकि इरफान ने उसे भी डॉज कर लिया। तो बंदा अपनी फ्लाइंग सोर्स के साथ अपने चमचों को भी इरफान पर हमला करने के लिए भेज देता है, मगर उसी वक्त वहाँ पर जियांग फैमिली का एक लुटेरा पहुंच जाता है। इसका नाम था जियांगी। उसने आते साथ ही याओ फैमिली के चमचों पर हमले करके उनका खात्मा करना शुरू किया। एल्डर ली तो उसे वहाँ देखकर ही काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है जियांगी, ये हमारे होली लैंड की माइनिंग साइट है, तो यहाँ पर नहीं आ सकता। जो सुनते साथ ही जियांगी ने अपने बैनर और फॉर्मेशन से उस बंदे पर अटैक कर दिए। सो इस तरह से एक बार फिर से इन एंशिएंट फैमिलीज की बैटल शुरू हो गई थी, जिससे उस पूरी जगह में तबाही मचने लगी। जियांगी ने अपने इमॉर्टल फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते माइनिंग एरिया ब्रेक हो जाता है। तो इरफान ने वहाँ के मजदूरों को भागने के लिए बता दिया। वो कह रहा था कि इनमें से एक चोर है और दूसरा है लुटेरा, तो इनके पावर क्रिस्टल्स लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। चोर के घर पर चोरी करना तो अलाउड है। सो अब इरफान उनके हमलों से बचते बचाते काफी दूर पहुँच गया। हालांकि याओ फैमिली के लोग उसे वहाँ पर घेर लेते हैं और उतने में एक और बैंडिट की वहाँ पर एंट्री हो गई। तो इरफान वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे ट्रेजर वॉल्ट के सामने पहुँच जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर याओ गुआंग के सारे क्रिस्टल्स को एक तिजोरी में भर के रखा गया था। तो इरफान उस तिजोरी को जबरदस्ती खोल देता है और फिर क्या, उसके सामने तो एनर्जी सोर्सेस की बारिश हो गई। इस खजाने को देखकर ये इरफान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी याओ फैमिली के बंदे को खत्म करते हुए दूसरा बैंडिट भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो इरफान से कहने लगा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकले, तुमने तो मेरे यहाँ आने से पहले ही तिजोरी को तोड़ भी दिया। दुश्मनों के साथ फाइट हम करे और रिवॉर्ड तुम हासिल करो, ये तो नाइंसाफी है। जिस पर इरफान कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों भी मुकाबला कर सकते, मगर उस बंदे ने इसके लिए मना किया। वेल, इसका नाम था टियानफी। वो कहता है कि मैं एक बैंडिट हूँ, तो फाइटिंग के बजाय मुझे चोरी करना ज्यादा पसंद है। और उतने में उसके स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ आकर उस पूरी तिजोरी को जंजीरों में बांधकर वहाँ से उठा लेते हैं। अभी देख याओ फैमिली भी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन जियांगी उनका रास्ता रोक रहा था। इधर टियानफी इरफान से कह रहा था कि मैं तो ये पूरी वर्ल्ड यहाँ से ले जा रहा हूँ, तो ये सारे पावर सोर्सेस मेरे हो जाएंगे। जिस पर इरफान कह रहा था कि खजाना मेरे सामने पड़ा है, तो क्या मैं खामोश रहूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपने कंटेनर में उस खजाने को भरना शुरू कर दिया। अभी देख टियानफी भी अपने एक डिमोनिक पॉट स्वैलोइंग द स्काई को बाहर निकाल लेता है और उसने भी काफी तेजी से उस सोर्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिए। उसका ट्रेजर इरफान की बोतल के मुकाबले काफी ज्यादा सोर्सेस को कलेक्ट कर रहा था। यहाँ पर मानो इन दोनों के दरमियान एक शर्त लगी थी और इस तरह से टियानफी ने सोर्सेस तो कलेक्ट कर ही लिए, साथ ही इरफान की बोतल भी उससे छीन लेता है। जो देख इरफान उस पर गुस्सा हो गया। वो कह रहा था जल्दी से मेरी बोतल वापस कर दे, मगर टियानफी को तो उस बोतल से खुशबू आ रही थी। दरअसल इसी के अंदर फेरी याओशी की ड्रेस का टुकड़ा था, जिसका स्मेल करके वो बंदा पूरी तरह से उसमें खो जाता है। वो कह रहा था कि ये तो होली वुमन के कपड़े का टुकड़ा है, वह क्या ही सेंट है इसका। और फिर वो अचानक से ही इमोशनल हो गया। इरफान तो उसकी हरकतें देखते साथ ही समझ गया था कि ये बंदा इवल नहीं बल्कि काफी ज्यादा फनी है।
साथ ही टियानफी उससे कहता है कि मेरे भाई वाकई तुम जीनियस हो, तुमने उस बंदी को पटा ही लिया जिसकी मैं ख्वाहिशें करता था। तो एफान उसे बताने की कोशिश करने लगा कि भाई मैंने याओशी को नहीं पटाया, हमारा तो कुछ अलग ही सीन है। लेकिन टियानफी रोते हुए कह रहा था कि तूने मेरी खुशियाँ छीन ली, तेरी ये बोतल ले और यहाँ से दफा हो जा। अब एफान को भी यही चाहिए था, इसलिए वो तुरंत ही वो बोतल लेकर वहाँ से निकल पड़ा। वहीं पर टियानफी तो बस जोर जोर से रोते हुए अपनी मोहब्बत का मातम मना रहा था और उसी वक्त उस वर्ल्ड पर याओ फैमिली के अटैक होना शुरू हो गए। एफान उस बंदे से कह रहा था कि भाई दुश्मन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो पहले यहाँ आके इससे निपटने में मेरी मदद करो, बाद में जितना चाहे उतना रो लेना। लेकिन टियानफी तो अपना मातम मनाने में ही काफी ज्यादा बिजी था। तो एफान उसे समझाने लगा कि इस दुनिया में ढेर सारी होली फेरीज है, मगर जिंदगी बस एक, अगर यहीं पर मारे गए तो एक भी बंदी तुझे नहीं मिलने वाली। जिस पर टियानफी कह रहा था हाँ बात में तो तेरी दम है, याओगोंग की होली लेडी तो तूने पटा ली, लेकिन जी और जियांग फैमिली तो अभी भी एग्जिस्ट करती, तो मैं उनकी बंदियों को भी पटा सकता हूँ, और अगर उसमें भी कामयाबी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, डीमन रेस में भी ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, उसमें से कोई ना कोई तो मुझे भाव दे ही देगी। तब तक याओ फैमिली के लोग अपने फ्लाइंग सोर्स से इन पर अटैक करने लगे। तो टियानफी भी एक्शन में आ गया, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अब इनकी वर्ल्ड को याओशी के उसी वॉर गॉडेस वाले फॉर्म ने पकड़ लिया था। वो तो एफान को वहाँ देख कर ही हैरान थी। वो कहती तुम यहाँ भी चले आए, जिस पर एफान कह रहा था कि ऐसा लगता है जहाँ मैं चाहता हूँ तुम खुद वहाँ आ जाती हो। साथ ही टियानफी ने तो सीधे उस बंदी के साथ झगड़े करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था याओशी मैं इतने सालों से तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा था, मगर तुमने तो मुझे जरा भी भाव नहीं दिया, मुझे तो ऐसा दिखा रही थी कि तुम तो दूध की धुली हो, और देखो तो इस लड़के को तुमने अपने प्यार की निशानी भी दे दी, तुम्हारे टॉप का एक टुकड़ा इस लड़के के पास है, बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दे दिया। इधर याओ फैमिली के बंदे कह रहे थे कि हमारी होली फेरी यहाँ पर आ चुकी है, तो हम माइनिंग एरिया में वापस जाएंगे, वहाँ पर भी ढेर सारे बैंडिट्स हैं। सब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद याओशी इन दोनों के सामने अकेली थी। टियानफी उससे बार बार कहते जा रहा था कि तुमने इस बंदे को अपना दिल दे दिया, क्या मेरे दिल का कत्ल करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। ये सारी बातें सुनकर याओशी के कानों से कुकर जैसी सीटियां बज रही थी। वो तो गुस्से में एकदम लाल लाल हो गई और फिर उसने उस वॉल्ट को सीधे पहाड़ों पर थ्रो किया, जिससे उस तिजोरी की धज्जियां उड़ गई थी। साथ ही याओशी इन पर अपनी सोर्ड से अटैक करने लगी, तो एफान इन दोनों के आसपास एक शील्ड को फॉर्म कर लेता है। टियानफी कह रहा था मेरे भाई ये लड़की तो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना, फिर ये तुझे मारना क्यों चाहती है। जिस पर एफान कह रहा था कि पहला तो तुम इस प्यार मोहब्बत के चक्कर से बाहर निकलो, इस दुनिया में दूसरे भी मसले होते हैं, एक बार हम लोग यहाँ से जिंदा बच गए फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो टियानफी ने अपनी डीमन पॉट को बाहर निकाल कर याओशी पर उसकी एनर्जी से अटैक करना शुरू कर दिए। याओशी उससे कह रही थी कि ये तो तेरे ग्रैंडफादर का ट्रेजर है, लगता है कि उस बुढ़े ने ट्रेजर तेरे हवाले कर दिया। जिस पर टियानफी कह रहा था ना जाने मन ये वाला पॉट तो फेक है, मेरे ग्रैंडफादर मुझे असली ट्रेजर तभी देंगे जब मैं किसी होली फेरी के साथ शादी करूंगा। भले ये वाला ट्रेजर फेक था, मगर फिर भी इसने याओशी के फॉर्म को डैमेज करना शुरू कर दिया, मगर उतने में उस ट्रेजर पर अटैक हो गया। दरअसल याओगोंग फैमिली के एल्डर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो एल्डर कह रहा था कि तुम 13 बैंडिट्स ने हमारे याओगोंग के माइनिंग एरिया पर अटैक किया है, इसलिए अब तुम्हें अपने कटे हुए सिर यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। उस एल्डर का डायलॉग इतना ज्यादा भयानक था कि एफान और टियानफी डर के मारे वहाँ से भागने लगे, लेकिन तभी जमीन से ढेर सारे एरोज बाहर आकर वहाँ पर बड़ी ही खतरनाक एरी को फॉर्म कर लेते हैं। इस एरी का प्रेशर काफी ज्यादा इमेंस था, मगर तभी उस एरी को किसी ने ब्रेक कर दिया। साथ ही आसमान से डीमन पॉट स्वैलोइंग द स्काई ट्रेजर भी अपीयर हुआ था। वेल ये वाला ट्रेजर असली है। और एक आवाज कहने लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे ग्रैंडसन को बुली करे। वाले आवाज थी टियानफी के ग्रैंडफादर टियानतू की। उनका ट्रेजर काफी ज्यादा भयानक था, तो याओ फैमिली के लोगों ने अपने ऊपर शील्ड फॉर्म की, मगर उस स्पॉट ने तो उन शील्ड को चकनाचूर कर दिया था, जो देखते साथ ही वो लोग तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। और अब हम टियानफी के ग्रैंडफादर टियानतू को देख पाते हैं, जो कि 7वीं रैंकिंग वाले बैंडिट थे। वो आते साथ ही पहले तो टियानफी को लाते मारने लगे, क्योंकि आज टियानफी मरते मरते बाल बाल बच गया था। वो उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुमने इतनी बड़ी रिस्क क्यों उठाई। जिस पर टियानफी कहता है कि ग्रैंडफादर मैंने एक जीनियस की जान बचाई थी, वो बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर वो हमारे क्लान को ज्वाइन करे तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद टियानफी एफान को आवाज देने लगा, मगर एफान तो ऑलरेडी वहाँ से भाग चुका था। अब ये देखते साथ ही टियानतो ने एक बार फिर से टियानफी की कुटाई करना शुरू कर दी। इधर एफान वापिस उसी माइनिंग एरिया में पहुँच गया था। वेल इस इलाके में फिलहाल कोई
कोई नहीं था तो इरफान ने यहीं पर कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। वो पावर सोर्सेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहता है कि अगर मैं इसे ठीक से एब्जॉर्ब कर पाया तो परामिता लेवल को पार करके सीधे सेकंड रेल्म डाओ पैलेस पर पहुंच जाऊंगा। और अब हमें इरफान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो परामिता के गेट को सोर्सेस की पावर का यूज करके ओपन करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें इरफान को काफी सारी ताकत लग रही थी, मगर फिर भी वो इसमें फेल हो जाता है, क्योंकि होली बॉडी ब्रेक थ्रू तभी करती है जब वो बंदा लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को कई बार फेस करे। सो इरफान को कल्टीवेशन से बाहर आना पड़ गया, मगर तभी वहाँ पर कुछ बंदे पहुँच गए थे। वो भी रिसोर्सेस को कलेक्ट करना चाहते हैं। साथ ही उनमें से वांगशु नाम के बंदे के पास एक डिवाइस था, जिसके चलते वो लोग क्रिस्टल्स को ढूंढने लगे और उन्हें एक चट्टान के अंदर ढेर सारे पावर क्रिस्टल्स भी मिल जाते हैं। वह ये सब इरफान ने चुपके से देख लिया था। तो उन्हीं में से एक बंदे पर अटैक करते हुए इरफान सीधे उस टीम के लीडर के सामने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि इन दोनों के पास ऐसी टेक्निक है जिससे पावर क्रिस्टल्स को ढूंढा जा सकता, तो मैं वो टेक्निक और इन दो बंदों को मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। जो सुनकर चेन ने उस पर सीधे अटैक करने की कोशिश की, मगर इरफान तो उसे बड़ी फनी अंदाज में चाटे लगा लगा के घुमा रहा था। साथ ही वो चेन से पूछता है कि बताओ ये जेड पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला। तो बंदा तुरंत ही उसे बता देता है कि दरअसल ये पेंडेंट एक एंशिएंट इरा की सोर्स माइन से निकाला था, और फिर उसने एक बार फिर से इरफान पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की। तो इरफान उसका पेंडेंट हवा में टॉस कर उसे दबोच लेता है, और फिर इरफान ने बड़ी स्टाइल के साथ पेंडेंट को कैच करने के लिए अपना हाथ रेज किया, मगर पेंडेंट उसके हाथ नहीं आया क्योंकि वो तो लेबो के पास था। वो बंदा काफी ज्यादा तेज है। साथ ही उसका दोस्त वांगशु कह रहा था कि मेरे भाई हमारे पास अब ढेर सारे क्रिस्टल्स आ चुके हैं, इन्हें सेल करके हम पैसा कमाएंगे। मगर तभी इनके सामने चेन की लाश को फेंका गया। वह इरफान ने उसे मार दिया था। वो कहता है कि मैंने उन कमीनों से तुम दोनों की जान बचाई जो तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाए थे, लेकिन तुम दोनों तो मुझे बिना गुड बाय बोले यहाँ से भाग रहे हो। जो सुनते साथ ही वो दोनों तुरंत ही घुटनों पर आ गए। वो कह रहे थे माफ करना मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इरफान उनसे कहता है कि तुम दोनों भी पावर क्रिस्टल को ट्रेस कर सकते हो, बताओ ये सब तुम्हें कैसे आता है। मगर वो लोग उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इरफान ने उन पर अपनी एनर्जी से अटैक करते हुए झूठ मूठ बता दिया कि अब मैंने तुम पर एक कर्स लगाया है, अगर तुम लोगों ने एक भी झूठ बोला तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी, और फिर पता है तुम्हारे मांस को चील कौवे नोच नोच के खत्म कर देंगे। ये सुनते साथ ही वो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। तो इरफान उनसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी सीनियर से मिलना चाहता हूँ, चलो जल्दी से मुझे उसके पास लेके जाओ। अब उन दोनों बंदों को भी इरफान की बात माननी पड़ गई। सो इस तरह से इरफान उनके साथ स्टोन टाउन में पहुंच चुका था। इरफान नोटिस करता है कि वो टाउन पूरी तरह से खाली है, मगर जैसे लेइबो ने बताया कि चेन को इस बंदे ने मार दिया, तुरंत ही सारे लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। वो तो इरफान की जी खोल कर खातिरदारी कर रहे थे, और अब फाइनली उनके एल्डर जैंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो इरफान से कहते हैं कि तुमने उन ईवल लोगों को मार के हमारे ट्राइब की रक्षा की है, तुम्हारे ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इरफान भी उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि सीनियर में पावर क्रिस्टल को ट्रेस करने वाली टेक्निक आपसे सीखना चाहता हूँ, जिस पर जैंग बताते हैं कि ये नॉलेज हमारे एंसेस्टर से हमें पास डाउन हुआ। तो इरफान उन्हें बता रहा था कि हाल ही में मैं ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहा, अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो ढेर सारे पावरफुल क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जिस पर एल्डर जैंग कह रहे थे कि तुमने मेरे क्लान की मदद की, तो जाहिर सी बात है मैं भी तुम्हारे काम आना चाहता हूँ, लेकिन हम क्रिस्टल ढूंढने वाले कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम तो बस माइनिंग करने वाले सिंपल लोग हैं। हमारे एंसेस्टर के पास एक स्क्रोल था जिस पर सोर्स टेक्निक के सारे डिटेल्स लिखे गए हैं, मगर बदकिस्मती से वो स्क्रोल भी लॉस्ट हो गया। जिस पर इरफान कह रहा था एल्डर अगर आप मुझे बताओ कि वो स्क्रोल कहाँ लॉस्ट हुआ था तो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। तो एल्डर जैंग कहते हैं कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम वहाँ जा तो सकते हो मगर वापिस नहीं आ पाओगे, इसलिए मैं भी तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मगर इरफान उन्हें बता रहा था कि मैं इतना पावरफुल तो हूँ कि वहाँ से जिंदा वापिस आ सकूँ। अब इरफान ने उनके सामने जिद की थी, जिसके चलते एल्डर जैंग भी उसकी बात मान जाते हैं। वो इरफान को लेकर के उससे बाहर आ गए थे। वो कहते हैं कि स्क्रोल लॉस्ट हुआ था पर्पल माउंटेन पर, हमारे एंसेस्टर ने हमें बताया था कि वो जगह एक मैजिकल प्लेस है, तो हमने उस जगह का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही वहाँ पर बिना परमिशन के जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने वाला कोई भी बंदा वापिस नहीं आ पाया। और इतना कहते साथ ही उन्होंने पर्पल माउंटेन के सामने अपना सिर झुका दिया। इरफान को भी पता है कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन उस स्क्रोल को हासिल करने के लिए रिस्क उठाना लाजमी था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।